दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस चैनल में। अभी हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे थे, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। तो उसमें हम बिहार का बजट देख लेते हैं आज कि बिहार के बजट में क्या क्या महत्वपूर्ण है जो हमारे आगामी एग्जाम में पूछ सकता है। तो बजट स्पेशल देख लेते हैं, बजट 2024 और 25। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं बजट का कि कौन प्रस्तुत किया। तो 13 फरवरी 2024 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2,78,726 रुपये का 26 करोड़ रुपए का बजट पेश किया इन्होंने। तो याद रखिएगा 2,78,725.72 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है, इसको याद रखिएगा। जो कि पिछले बजट से 16,840 करोड़ रुपए ज़्यादा बजट था। अब तक का सबसे छोटा बजट यही था। तो ठीक है, तो कितना है, 2,78,000 के आसपास, 2,78,726। इसको याद कर लीजिए, ये वाले आंकड़े को, ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसको याद कर लीजिए, डायरेक्ट यही पूछ लेगा। तो बिहार सरकार के आय व्यय अनुमानों का संक्षिप्त विवरण क्या क्या है देख लेते हैं। इसका दूसरा, तो कुल आय होने का अनुमान इनका है 2,78,925 रुपये, जिसमें राजस्व से आय इनको होगी वो 2,26,798.40 करोड़। कुल आय का 81%, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। कुल आय का 81% जो है राजस्व आय इनको होगी। अब पूंजीगत आय होने की संभावना है 18% की, जिसमें 52,127 करोड़ रुपए का अनुमान है इनका। कितना हमको पूंजीगत व्यय होगी, इतना हमको राजस्व होगा। राजस्व ज़्यादा है इनका, पूंजीगत कम है, ठीक है। और कुल व्यय होने का अनुमान इनका कितना है, 2,78,725.72 करोड़ रुपया। तो राजस्व व्यय में कितना होगा इनका विचार है कि 2,25,677 करोड़, जो कि राजस्व आय से कम है, ठीक। लगभग कुल व्यय का लगभग कितना है, 80.97 करोड़। पूंजीगत व्यय जो है इनका 53,048.72 करोड़, 19% के आसपास पूंजीगत व्यय करने वाले हैं ये। तो ये पूरा इनका था डेटा। तो इसमें मुख्य डेटा याद जो करना है कि कितना बजट है इनका, 2,78,726 करोड़ रुपए का बजट पेश किया इन्होंने 2024-25 के लिए। याद रखिएगा इसको, 2,28,726। और सबसे अधिक जो राजस्व आय है वो इन्होंने 81% अनुमान लगाया, 81 साढ़े 81% के आसपास मिलेगा। बाकी जो है पूंजीगत आय से मिलेगा। तो इनका पैसा कहाँ से आता है इसको देख लीजिए। तो सबसे अधिक पैसा कहाँ से आता है, तो सबसे पहले केंद्रीय करों राज्य के अंश से, केंद्रीय करों में राज्य के अंश से 40% पाए जाते हैं, जिसको हमारे वित्त आयोग जो बांटता है, वित्त आयोग जो बांटता है 280 के थ्रू, आर्टिकल 280 वित्त आयोग। तो वित्त आयोग जो बांटता है उसे 40.52% आएगा। केंद्र जो सहायता अनुदान देता है उसे 18.70 रुपये आएगा। और लोक ऋण उधार लेंगे जनता से 18.53 करोड़। ऋणों की वसूली जब करेंगे जो किसी को दिए होंगे तो 0.16। राज्य सरकार के कर राजस्व से, मतलब जीएसटी से 19.47 करोड़। और राजस्व कर भिन्न राजस्व से, राजस्व का कर भिन्न राजस्व से 2.63 रुपये लेके आएंगे। तो सबसे अधिक कहाँ से अनुदान इनका आता है, तो याद रखिएगा केंद्रीय करों में जो बांटते हैं उनसे आता है, केंद्र के सहायता अनुदान से आता है, फिर उसके बाद लोक ऋण ले लेते हैं उससे आता है, ठीक। तो रुपया कहाँ जाता है इनका, तो सबसे अधिक कहाँ खर्चा करते हैं ये, इसको देख लीजिए। तो सामाजिक सेवाओं में ये 38% के आसपास, 39% के आसपास सामाजिक सेवाओं में खर्चा करते हैं। सामान्य सेवाओं में ये 29% के आसपास खर्चा करें, 29 का 30% के आसपास। और आर्थिक सेवाओं में 22.68% खर्च कर रहे हैं। सबसे कहाँ कम दे रहे हैं, तो सहायता और अनुदान ये सबसे कम दे रहे हैं। ऋण और पेशियाँ जो है इनकी पेशगियाँ जो हैं 0.44 है। और लोक ऋण में वापसी ये 8.03 करते हैं। सर्वाधिक खर्च इनका कहाँ हो रहा है, याद रखिए सामाजिक सेवाओं में, ठीक है। ये सब बात हो गई ऊपर। अब मेन बात जो याद करने योग्य है
वो जीएसडीपी है इनका। तो जीएसडीपी 2023-24 का इनका कितना था, तो 8,60,238 करोड़ था इनका पूरा टोटल जीडीपी, स्टेट का जीडीपी इनका 8,60,238 था। और 2024-25 में अनुमान इनका है कि 9,76,514 होगा। इनका राजकोषीय घाटा जो था वो 76,468 करोड़ का है, जो कि इनके जीएसडीपी का 8.89% था 2023-24 में। और यही इम्पोर्टेंट है, इसी को याद कर लीजिए राजकोषीय घाटा कितना है इनका। तो 2023-24 में 8.89% था, जो कि 76,465 करोड़ रुपया था। जीएसडीपी जो है इनका 2024-25 का वो कितना है, तो 29,095.43 करोड़ इनका राजकोषीय घाटा 2024-25 का है, और जो कि 2.98 है इनके जीएसडीपी का। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, किसी तरीके से इसको याद कर लीजिए। तो जीएसडीपी का इस अनुमान जो लगाया 2024-25 का, इसको पूछ लेगा, तो 2.98 है, इसको याद रखिए। राजस्व घाटा कितना था इनका 2024-25 में, तो 35,529.56 करोड़ रुपया। और 2024-25 में इनको राजस्व अधिशेष हो गया है 1121.40 करोड़ का। तो करोड़ राजस्व का अधिशेष है इसमें, इस बार ये खर्च कम कर रहे हैं, इनको राजस्व ज़्यादा हो गया है 1121 करोड़ का। तो याद रखिएगा, इस बार इनका राजस्व अधिशेष है बिहार का, पूछ सकता है इसको, राजस्व अधिशेष है इस बार। प्राथमिक घाटा कितना है इनका, तो 58,111 करोड़ है इस बार का जो प्राथमिक घाटा है इनका। 8,569.24 करोड़ रुपए का है। तो मेन इसमें याद करने का जो बात है यही है, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा। तो इस बार 2.98 राजस्व घाटा होने का अनुमान है इनके जीएसडीपी का। ठीक है, जीएसडीपी इनका इस बार का जो है 2024-25 का अनुमान है इनका कि 97,000, ठीक नहीं, 9,76,514 है, जो कि और जो राजकोषीय घाटा होगा इनका वो 2.98% होगा इनके पूरे जीएसडीपी का। तो ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा किस तरीके से, यही मेन आंकड़ा था इसका। ठीक है, अगले को अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। तो आगे अब बिहार बजट की प्रमुख आंकड़े जो हैं इसको एक जगह इन्होंने लिख दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। मध्य जो है बिहार का जीएसडीपी कितना है, तो 9,76,514 करोड़ रुपये इनका जीएसडीपी है एक साल का। पूरे वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य इनको जोड़ने के बाद में, बाजार मूल्य जोड़ने के बाद में इनको जीएसडीपी मिला है पूरे एक साल का 9,76,514 करोड़ रुपये। तो इनका बजट का आकार कितना है, तो 2,78,725.72 करोड़ रुपये का इनका बजट है। ठीक है, योजनागत मद पर व्यय है, जो योजना बना के व्यय कर रहे हैं वो लगभग 1,00,000 करोड़ है। कुल व्यय का 35% है, 325 1,00,000 करोड़ है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,00,000 करोड़ का है इनका योजनागत व्यय है इनका। और गैर योजनागत व्यय जो है, गैर योजनागत व्यय में ये होता है कि जिसको योजना बना के खर्च किया जाता है। और गैर योजनागत व्यय ये होता है कि जैसे जिसकी योजना बनाने की जरूरत नहीं, जैसे कि मान लीजिए अपने जितने अधिकारी हैं उनको सैलरी देना है, तो उसका तो खर्चा करना ही है, करना है इनको, चाहे जो करें। तो वो सब चीज़ों का उसको गैर योजनागत व्यय में रखते हैं, तो उसमें इनका व्यय ज़्यादा है, 64% इसी में व्यय है इनका। तो 1,78,706 करोड़ का इनका गैर योजनागत व्यय है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, गैर योजनागत व्यय इनका ज़्यादा है जो योजनागत व्यय से। ठीक है, सामान्य सेवाओं पर व्यय इनका जो है इतना करोड़, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो है यही है, योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय, और बजट का आकार कितना है, ये कितना है, और राजकोषीय घाटा कितना % है। तो 2.98% इनका है इनके जीडीपी का। ठीक है, और देखते हैं क्या है। तो बिहार बजट 2024-25 के अनुसार पिछले वर्षों में बिहार सरकार की उपलब्धियां निम्न थी। तो क्या क्या उपलब्धियां इन्होंने प्राप्त की हैं पिछली बार, उसके आंकड़े दिए हुए हैं। तो 2022-23 में बिहार अर्थव्यवस्था का 10.64% की वृद्धि दर से शायद काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है इनकी अर्थव्यवस्था। 2022-23 में बिहार की अर्थव्यवस्था 10.64% से बढ़ी है,
याद रखिए 10.64% से बड़ी है। यह वृद्धि दर अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है, प्रदेशों से अधिक है, जबकि 10.2% के साथ असम दूसरे स्थान पर था। तो सबसे पहले पे बिहार था 10.64%, 10.2 पे असम था, 9.2% के साथ दिल्ली तीसरे स्थान पे है। ठीक है। और इनका जीएसडीपी कितना बड़ा है, तो 2022-23 में यह 4,42 लाख करोड़ के आसपास, 4.42 लाख करोड़ के आसपास था आधार मूल्य पे। ठीक है। शिक्षा क्षेत्र में प्राथमिक उच्च और माध्यमिक शिक्षा पर ड्रॉप आउटों में प्राथमिक शिक्षा पे 25%, उच्च शिक्षा में 39% तथा माध्यमिक शिक्षा पर 40% की गिरावट दर्ज हुई है। तो कम लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं, बीच में छोड़ के पढ़ाई कम लोग जा रहे हैं। ठीक है। तो मेन आंकड़े उधर ही थे। अब जो ऊपर ऊपर वाली बात है, मेन उधर ही से पूछता है, जो ऊपर जो बताया हमने वही मेन में है। तो स्वच्छता के क्षेत्र में उपलब्धियां हैं, तो जीविका मंत्रालय द्वारा जीविका को स्वतंत्र स्वच्छ ही सेवा के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया है। तो जीविका मतलब समझ रहे हैं, जीविका इनको कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो जीविका मिशन के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप आते हैं इनके। तो 10.16 करोड़ लाख इनके पास एसएचजी हैं, और अगला इस साल का टारगेट इनका 2024-25 का 1.03% और ये इंक्रीज करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप को, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो ये मेन बात थी इसकी, और देखो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको लग नहीं रहा है। और सभी टैक्स वगैरह में छूट दिए होंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। कृषि रोड मैप जो आया था, जो ऊपर हमने देखा है, चतुर्थ कृषि रोड मैप इन्होंने जारी किया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आवासीय विद्यालय का इन्होंने खोलने की बात कही है। आवासीय विद्यालय में सीटों की संख्या 400 से 720 करेंगे ये। ठीक, कुछ उस तरह का ज़्यादा है नहीं। तो वही मेन था, वही पहला वाला पेज जिसका मेन था। अब चलिए बिहार सरकार की प्राथमिकताएं देख लेते हैं। तो इनकी 7 प्राथमिकताएं हैं। तो 7 प्राथमिकताएं क्या हैं इनकी, बिहार सरकार की प्राथमिकताएं। तो ये पूछता है कि इनमें से कौन सी प्राथमिकता नहीं है, तो इस बात को देख लीजिएगा। तो इसमें 8 प्राथमिकताएं निर्धारित की उन्होंने। 2024-25 के लिए सरकार बजट में बिहार के विकास के लिए कुछ 8 प्राथमिकताएं, प्राइमरी गोल इन्होंने सेट किया है। पहला, नियुक्ति एवं रोजगार इनका सबसे पहला प्रायोरिटी है। दूसरा, महिला सशक्तिकरण। तीसरा, विभिन्न वर्गों का कल्याण। चौथा है स्वास्थ्य प्रक्षेत्र, शिक्षा प्रक्षेत्र, कृषि एवं ग्रामीण विकास, उद्योग एवं उद्यमिता विद्यालय और पर्यावरण इन्होंने लिया है। तो सरकार की प्राथमिकताएं हैं। पूछ लेगा बजट में कौन सी प्राथमिकताएं नहीं थी, तो उसको आपको छांटना आना चाहिए। तो याद कर लीजिए, रोजगार है, महिला सशक्तिकरण है, वर्गों का कल्याण है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि है, उद्यमिता है, पर्यावरण है। अगर इसमें कह देगा स्वच्छता है, तो स्वच्छता किसी में नहीं है, देख लीजिए, स्वच्छता की बात नहीं की गई है इसमें। और शौचालय की कोई बात इसमें की नहीं गई है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे क्या है, तो इसमें बता रहा है इंडिविजुअल में कि नियुक्तियाँ और रोजगार में क्या करेंगे ये। तो चरणबद्ध तरीके से लोगों को रोजगार देंगे ये। तो शिक्षक भर्ती नियुक्ति में प्रथम चरण में इतने लोगों को, दूसरे चरण में इतने लोगों की नियुक्ति की गई है। जो 7 निश्चय में से 7 निश्चय जो किए थे इन्होंने, उसमें 7 निश्चय 2 जो इन्होंने किया है, अब ये 7 निश्चय 2 हम पढ़ाएं, बता देंगे आपको। तो उसमें का इन्होंने 20 लाख युवाओं को रोजगार अवसर उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा था, और उन्होंने उसको पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बता रहे हैं। अगला है नियुक्तियों रोजगार में पहला जिनकी प्राथमिकता थी बजट की, तो नियुक्तियों और रोजगार में बता दिए कि इतना हमने किया है और इतना हम आगे करेंगे। आगे क्या है, महिला सशक्तिकरण में इन्होंने क्या किया है, तो 52 लाख महिला किसानों को कृषि विभाग के साथ समन्वय करके नई तकनीक के साथ ये कृषि करवा रहे हैं, और इसको महिलाओं को अनाच्छादित करेंगे कि इनको नई तकनीक सीखने का मौका मिले। और बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका में बिहार में महिलाओं के विकास के सशक्तिकरण के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए काफ़ी मदद की है। जीविका द्वारा अब तक 10.47 लाख स्वयं सेवक समूह जो हैं वो बनाए जा चुके हैं, और अभी 1 लाख से अधिक बनाने का टारगेट है इनका। ठीक है, 85 जैविक खेती क्लस्टर की विकास करेंगे ये। तो ये सब बात इन्होंने कही है, महिलाओं के उत्थान के लिए और आगे काम करेंगे। चयनित परिवारों को अधिकतम 2 लाख रुपए के प्रति माह जीविका उपार्जन के लिए देंगे पैसा। तो विभिन्न वर्गों का कल्याण, तीसरा जो है इनका विभिन्न वर्गों का कल्याण, तो मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायक योजना में अंतर्गत आवास विहीन एवं भूमिहीन परिवारों को 2023-24 में जमीन क्रय के लिए दी जा रही 60,000 रुपये की राशि
की सीमा को बढ़ाकर अब इन्होंने 1 लाख कर दिया है। जननायक कौन थे? पूछ लगे जननायक किसको कहते थे? कर्पूरी ठाकुर को कहते हैं। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का इन्होंने योजना के अंतर्गत सभी जिलों में एक एक छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति दी है, जिसमें कुल 36 जिलों में छात्रावास संचालित होंगे। ठीक है, तो ये सब करेंगे। स्वास्थ्य में क्या करेंगे? तो पूर्व से 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, वर्तमान में 13 सरकारी मेडिकल अस्पताल इन्होंने खोल दिए हैं। बता रहे हैं अपना कौन कौन से कहाँ कहाँ खोले हैं, तो श्री कृष्ण में ये सब बता रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षा क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या किया है? तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि ये दे रहे हैं, सिविल सेवा में महिलाओं आएँ, और ये सब करेंगे अपने जीवन में। तो बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये मोटा मोटी ये याद रखिए कि क्या है करेंगे। फिर ग्रामीण विकास में चतुर्थ कृषि रोड मैप जो 2023 और से 28 के लिए बनाए हैं, तो 1,62,000 करोड़ रुपए का इसमें वो निवेश करने वाले हैं। और चतुर्थ कृषि रोड मैप के फलस्वरूप क्या करेंगे? कृषि उत्पादों की उपज में वृद्धि करवाएंगे, कृषि उपज के भंडारण प्रसंस्करण का विस्तार होगा, कृषि उत्पादों, बीज, सिंचाई तकनीक, परामर्श आदि के लिए सुलभता से किसान को जोड़ेंगे ये, कि ताकि उनको आसानी से हर चीज़ प्राप्त हो सके। जो भी ये बीज और सिंचाई तकनीक परामर्श चाहते हैं वो उनको मिल सके। पर्यावरण संरक्षण के लिए संरक्षण के लिए लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेंगे, जो SDG गोल में। और भारत सरकार ने अपने जो लक्ष्य राज्यों को दिए हैं कि आपको इतना इतना करना है, उसको पूरा करेंगे। जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए किसानों को सक्षम बनाने के लिए प्रयास करेंगे, किसानों की आमदनी को बढ़ाएंगे। तो ठीक है, उद्यमिता में भी ये अपना काम करेंगे। ज्ञान भवन पटना में दिनांक 13 से 14 दिसंबर के बीच बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 आयोजित किया गया। उसमें बहुत ज़्यादा काम किया गया और फिर लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 को लाया गया, जिसमें जो लॉजिस्टिक है सामानों की एक जगह से दूसरी जगह पहुंच को, उसको और कम समय में पहुंच बनवाएंगे ये। और जगह जगह पर क्लस्टर बनाए गए हैं जहाँ से सामान शिपिंग का व्यवस्था की गई है। और पॉलिसी में जोड़ा गया है जगह को, जैसे एयरपोर्ट से जोड़ा गया है। फिर से बिहार में जो ये नदी जलयान है, यहाँ से माल ढुलाई के लिए भी प्रयास किए गए हैं। तो कई प्रयास इसमें किए गए हैं। तो PM विश्वकर्मा योजना में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सोनार, लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया, खिलौना बनाने वालों को, धोबी, दर्जी, सबको इन्होंने, माला बनाने वालों, सबको इन्होंने टारगेट करके PM विश्वकर्मा में इन्होंने 18 व्यवसायों को जोड़ दिया है। तो ये सब चीज़ें किए गए हैं बिहार में, काफ़ी प्रयास ये बता रहे हैं अपना। तो ठीक है, पर्यावरण सतत विकास के लिए जन जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत 2019-20 से अब तक कुल 15 करोड़ 50 लाख से अधिक पौधों को रोपण कर चुके हैं। ठीक है, ये सब बात हो गई हैं। अब विभागीय स्तर पे इन्होंने कैसे बजट को प्रस्ताव किया है, तो ये सब कोई मामला नहीं है, ये मेंस के लिए सही है। और मत्स्यन के लिए इन्होंने अपना कुछ इतना उत्पादन बढ़ाने की बात कही है, तो ये सब मेंस के लिए सब ठीक है। ठीक है, गोदाम का निर्माण करेंगे। लघु जल संरक्षण विभाग क्या है, जल संरक्षण विभाग क्या क्या किया है, तो सब कोई मतलब नहीं है इसका ज़्यादा पढ़ने का। ऊपर जो पहला पेज था वही मेन था, उसी को करिए। एक आध इसमें से आएगा तो उसको लगभग सभी लोग कर भी नहीं पाएंगे। और इसके जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसके, अभी PYQ नहीं, जो ये एडोटेरिया के पीछे जो टेस्ट दिए रहते हैं, क्वेश्चन आंसर दिया है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो उसमें आ जाएंगे ये सब। तो जैसे अब मेंस में जो पूछता है कि उद्योग के क्षेत्र में बिहार सरकार ने क्या क्या पॉलिसी क्या क्या कर रही है, तो आपको इस तुरंत यहाँ से पकड़ में आ जाएगा कि उद्योग विभाग में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लॉजिस्टिक की पॉलिसी लाई है, उत्पादन प्रोत्साहन नीति भी लाई है, तो इसको मेंस के लिए बहुत सही है। गन्ना उद्योग में क्या हम कर रहे हैं, तो बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम चालू किए हैं। समाज कल्याण में प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना, तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये पूछ सकता है कभी कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा चल रही योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना है, मुस्लिम महिला तलाकशुदा परित्यक्तता सहायक योजना है, अल्पसंख्यक छात्रावास योजना है, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना है, बिहार राज्य वक्फ विकास योजना है, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना है, बिहार राज्य मदरसा शुद्धिकरण योजना है। तो सब अल्पसंख्यकों के लिए कार्य चल रहा है।
तो स्वास्थ्य विभाग की जो योजना है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना भव्य जिसको कह रहे हैं, तो प्रथम चरण में 4 जिलों में लागू है। मुजफ्फरपुर, नालंदा, गोपालगंज एवं सिवान जिला में लागू किया गया है और शेष में धीरे धीरे लागू करेंगे इसको। तो ये सब चल रहा है। और भारत सरकार के ये देखिए, भारत सरकार 2023 तक कालाजार उन्मूलन हेतु निर्धारित लक्ष्य को बिहार सरकार ने वर्ष 2022 में ही पूर्ण कर लिया था। तो पूछेगा कि किस बीमारी का बिहार सरकार ने तय सीमा से पहले ही पूर्ण कर लिया था, वो कालाजार था, कालाजार उन्मूलन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी छोटा छोटा करंट जो टॉप 100 जो हमने पढ़ाया है उसमें ही सारे क्वेश्चन लोग समाहित हो गए हैं प्रीलिम्स के लिए। ऊर्जा में थोड़ा देख लेते हैं, ऊर्जा में क्या मामला चल रहा है। बिहार में विद्युत उपलब्धता 9000 मेगावाट है, जिसमें 2486 मेगावाट बिजली नवीनतम एवं नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होती है। 9 में से 2500 के आसपास जो बिजली है वो नवीकरणीय ऊर्जा से बन रही है मेगावाट की बिहार में। तो इसको इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कजरा लखीसराय में 1810.37 करोड़ रुपए की लागत से बैटरी स्टोरेज प्रणाली 185 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना का अधिष्ठापन किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बिहार सरकार में लगभग 2500 के आसपास मेगावाट बिजली नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त हो रही है। और बिहार देश का पहला ऐसा राज्य जहां बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। प्रीपेड पहले से पे हुआ, जैसे सिम रिचार्ज हम पहले करके तब हम मोबाइल फ़ोन का यूज कर रहे हैं, उसी तरह से स्मार्ट प्रीपेड मीटर है, आप पहले से ही उसको बिजली पे कर दीजिए फिर यूज करिए आप। अब तक 25 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाए जा चुके हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट। 13 जल विद्युत परियोजनाएं उत्पादनरत हैं, जिसमें कुल क्षमता जिसकी 54 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त 9.3 मेगावाट क्षमता की 11 जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन है अभी। तो ये विद्युत में सब चल रहा है इनका, ऊर्जा वाले क्षेत्र में। ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आपदा प्रबंधन में एक यहाँ करंट अफेयर्स है कि जो नीतीश ऐप है वो कहाँ से आया। नीतीश ऐप, तो नीतीश ऐप आपदा प्रबंधन की जानकारी देने के लिए, अलर्ट जारी करने के लिए है, जो बिहार आपदा प्रबंधन अथॉरिटी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है उसको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। विभाग बहुत हैं, बहुत ज़्यादा कार्य नहीं हुआ है। ये देख लेते हैं इसमें 2024-25 में महत्वपूर्ण योजनाओं पर बजट का खर्च कितना है, आवंटन कितना किया है, ये पूछ सकता है इसको, तो ध्यान दीजिएगा। तो समग्र शिक्षा या सर्व शिक्षा अभियान पे 14,596 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। मनरेगा पे 5,092 करोड़ मनरेगा पे खर्च हो रहा है। 7 निश्चय 2 योजना पे 5,040 करोड़। जन हरियाली पे 431। इसको याद रख लीजिए, इसे पूछ देगा सबसे अधिक किस पे खर्च किया जा रहा है। तो सर्व शिक्षा अभियान पे सबसे अधिक खर्च किया जा रहा है 14,596 करोड़। मनरेगा पे पूछ सकता है मनरेगा पे कितना है, तो मनरेगा पे 5,092 करोड़ रुपया मनरेगा पे खर्चा हो रहा है। 7 जो निश्चय योजना है उसमें 5,040 करोड़। 7 निश्चय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PYQ में पूछा भी है। जन जीवन हरियाली है उसमें इतना, तो इसको याद कर लीजिए, थोड़ा याद करने लायक है, बढ़िया है ये। इस वाले को याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, थोड़ा गला ख़राब हो रहा है धीरे धीरे, तो बार बार ये फंस जा रहा है, तो चिल्लाइए, मतलब गुस्साइएगा नहीं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के में क्या क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो 12 फरवरी को बजट से एक दिन पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण आता है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन राज्य का 18वां, याद रखिएगा 18वां है, पहला किसने पेश किया था पूछेगा, तो सुशील मोदी ने पेश किया था, याद रखिएगा। सुशील कैसे लिखा जाएगा, सुशील मोदी। सुशील मोदी ने पहला प्रस्तुत किया था, ये 18वां था, याद रखिएगा। पहली बार बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 में प्रस्तुत हुआ था। इंपॉर्टेंट है, 2006-07 में पूछा है PYQ में, 2006-07 में प्रस्तुत हुआ था और सुशील मोदी ने इसको प्रस्तुत किया था। अर्थव्यवस्था का जो पहला अध्याय था बिहार की अर्थव्यवस्था में अवलोकन,
तो अब ये बताएगा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर मूल्य पे कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। तो 10.6 बढ़ने का अनुमान था। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पहले ही बता चुके हैं इसको, 10.6% से बढ़ा 2022-23 से बिहार का सकल जीडीपी जो है इस तरह से बढ़ा स्टेट जीडीपी। 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी सकल घरेलू उत्पाद कितना था, तो कितना था वो, तो क्या है, वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी 15.5% से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपया हो गया है। वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी जो सकल घरेलू उत्पाद का 15.5% से बढ़कर 7.5 करोड़ रुपया हो गया है। ये 7,51,396 करोड़ रुपया होने का अनुमान लगाया है कैसे होगा, जबकि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 10.6 से बढ़ा है। इन्होंने अनुमान लगाया था कि 15.5 बढ़ेगा, मगर वास्तविक में 10.6 बढ़ा है ये, ठीक है। तो 4.4 लाख करोड़ से बढ़ के 4,42,473 पे पहुँच गया है, पहुंचने का अनुमान लगाया है। तो याद रखिएगा इसको। मेन बात यही है कि 10.6 से ग्रोथ रोट हुई है इनकी, इसी को बार बार गा रहे हैं हर चैप्टर में। बिहार जीएसडीपी का राज्य सकल घरेलू उत्पाद इसमें दे दिया है। बिहार अर्थव्यवस्था का आकार जो था वर्तमान मूल्य पे 7.5 लाख करोड़ रुपया है, 15.5% की वृद्धि हुई है। और 2011-12 की स्थिर मूल्य पे कितना हुआ है, तो 4.4 लाख करोड़ है, 10.6% की वृद्धि हुई है। तो वर्तमान मूल्य मतलब कि आज की महंगाई भी शामिल करने के बाद इस इतना है, मगर जो महंगाई हटा देंगे, अब बेस ईयर जो इनका 2011-12 है स्थिर मूल्य पे, वहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 4.4 लाख करोड़ है। तो ये जो है ये नॉमिनल जीडीपी इसको कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल, और ये जो है रियल जीडीपी है, ठीक है। तो बिहार का एनएसडीपी है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, तो 6.8 लाख करोड़ है, जो कि यहाँ पे 3.9 लाख करोड़ है, ठीक है। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ये पूछता है, याद रखिए इसको याद रखिएगा, 59.637 रुपये है, मतलब कि 59,637 रुपये है, 59,637 रुपया प्रति व्यक्ति जीएसडीपी है बिहार का। इस बात को याद कर लीजिए, इसको कई बार पूछा है पीवाईक्यू में। दूसरा है कि एक्चुअल जीडीपी का कितना है, रियल जीडीपी का, तो 35,119 रुपया है पर कैपिटा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी। रियल हमेशा कम होता है और जो नॉमिनल होता है हमेशा ज़्यादा होता है। तो 35.119 रुपया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये वाला टेबल याद रख लीजिए, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेबल सिर्फ याद कर लीजिए तो आपको मामला सेट हो जाएगा ये वाला। तो बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में मुद्रास्फीति 2022-23 में 5.5 रही। इसी अवधि में मुद्रास्फीति जो दर ग्रामीण क्षेत्र में 5.5 उसमें भी रही, और शहरी क्षेत्र में 5.6 रही, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेन बात आ रही है जो एग्जाम में पूछता है। तो पूछता है कि प्रथम स्थान के द्वितीय स्थान क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय में पटना प्रथम स्थान पे है, द्वितीय स्थान पे बेगूसराय है, ये पूछता है, इसको याद रखिए। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ है, तो शिवहर में है और अररिया में है। द्वितीय स्थान प्रथम पे शिवहर है, द्वितीय पे अररिया है, इस बात को याद रखिएगा। पेट्रोल का सर्वाधिक खपत पटना में होता है, फिर मुजफ्फरपुर में होता है। पेट्रोल का सबसे कम खपत बांका में होता है, उसके बाद लखीसराय में होता है। डीजल का सर्वाधिक खपत पटना में होगा, शेखपुरा में दूसरे पे, कम खपत शिवहर में और सिवान में। रसोई गैस का सबसे अधिक खपत पटना में है, फिर बेगूसराय में है। रसोई गैस सबसे कम खपत अररिया में और बांका में है, ठीक है। ये सब मामला देख लीजिए, तो कितना बढ़िया से दिया है ये। तो राज्य की वित्त व्यवस्था में क्या क्या है, तो ये देख लेते हैं इस पर। यहाँ पे देखिए, बस इसका ये देखिए, उसको मत पढ़िए, यहीं इसी को देख लीजिए क्या है। तो राजस्व व्यय कितना है, राजस्व व्यय कितना है इनका, तो कुल व्यय का 79 करोड़, तो 79.3% ये 2022-23 में था। इस वाला जो था हम ऊपर बता चुके हैं पहले वाले पेज पे कि आज इस बार वाला कितना था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। पूंजीगत व्यय इतना है, इसको देख लीजिए। कुल व्यय जो है इनका
2,31,904 करोड़ 2022-23 में बता रहे हैं, क्योंकि जो एक साल पहले का ये बताता है, जिस साल प्रस्तुत होगा उसके एक साल पहले का बताता है ये आर्थिक समीक्षा। राजस्व घाटा 6.0 था इनका उसमें 2022-23 में। ठीक है, चलिए। अब दूसरा जो है, जितना बता दिए उतना बहुत है। तो कृषि और जो उसके एलआई सेक्टर हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। जैसे ही मन करे उसे याद कर लीजिए, मगर इसको रट जाइए एकदम से। 2018-19 में से 2022-23 तक राज्य में कृषि एवं एलाइड सेक्टर मतलब सहवर्ती क्षेत्र में ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड औसत 20% का योगदान रहा है। तो बस ये याद रखिए कि जीडी भारत जो उसका क्या कहते हैं जो जीबीए है, जीएसबीए है में कृषि का योगदान कितना है, तो कृषि और एलाइड सेक्टर का तो 20% का योगदान है कृषि का। तो कुल मिलाकर जीएसडीपी में कितना योगदान है, जीएसडीपी में कितना योगदान है, 20% के आसपास है, याद रखिएगा। 2021-22 में शुद्ध बुआई का क्षेत्र कितना था, तो 50.7 लाख हेक्टेयर था। डायरेक्ट इसी पे तरह पूछ रहा था। मैं पिछले जो वीडियो बनाया हूँ जिसमें PYQ हमने डिस्कस किया उसमें सीधे यही पूछा है कि शुद्ध बुआई का क्षेत्र बिहार का कितना है, तो 50.7 लाख हेक्टेयर है, जो बिहार के राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 54% है। ठीक है, तो 50.7 लाख हेक्टेयर है और ये बिहार के पूरे राज्य का 54% है। ये बात याद रखिए, 54% पे शुद्ध बुआई होती है। 2022-23 में खाद्यान्नों में अनाज और दलहन में का कुल कितना उत्पादन हुआ, तो इतना उत्पादन हुआ जो कि 4.8 की वृद्धि हो गई। 19,736 टन का उत्पादन हुआ, तो ये पिछले वर्ष से 4.8% की वृद्धि के साथ उत्पादन हुआ है। 2022-23 में चावल का कुल उत्पादन था 7,872.9 हज़ार टन हुआ, जहाँ चावल का कुल उत्पादन था 2022 और 23 में 4,024 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये उत्पादकता बता रही है, प्रोडक्टिविटी है ये। ठीक है। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमान से 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कितना था, तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में तो चावल का उत्पादन कितना हुआ है, तो चावल का उत्पादन कितना हुआ है, तो 7,872.9 हज़ार टन 2022-23 में हुआ है। गेहूं का उत्पादन हुआ है 6,600, मक्का का इतना 4,829 हज़ार टन, मोटे अनाज का 4,849, दलहन का 4,414 हज़ार टन, तिलहन का 1,039 हज़ार टन, मछली उत्पादन 846 हज़ार टन। सबसे अधिक मछली का उत्पादन कहाँ होता है बताइए, मधुबनी में होता है, याद रखिएगा, मधुबनी सबसे अधिक। अंडा का उत्पादन है 3,327.43 करोड़। दूध उत्पादन है 125 लाख टन, बहुत ज़्यादा उत्पादन है। कुल खाद्यान्न है 197.4 लाख टन। तो पश्चिमी कोसी नहर योजना से किन 2 जिलों को सिंचाई सृजित होती है, अगला इसमें देख रहे हैं, रुक गई। तो इसमें ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड का देख लीजिए, औसत लगभग 20% के आसपास योगदान रहा है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। शुद्ध बुआई है 50.7 लाख हेक्टेयर, जो कि पूरे बिहार का 54.2% है। ठीक है। खाद्यान्नों में अनाज और दलहन में कुल उत्पादन हुआ है जितना, पिछले वर्ष की तुलना में 4.8% की वृद्धि हुई है, 4.8 की वृद्धि हुई है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पश्चिम कोसी नहर, ये सीधे पूछता है, पश्चिम कोसी नहर से किन 2 जिलों को सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो पश्चिमी कोसी नहर की योजना के से किन 2 जिलों को लाभ होगा, तो मधुबनी को और दरभंगा को लाभ होगा, याद रखिएगा। मधुबनी और दरभंगा इंपॉर्टेंट है ये। मधुबनी में सबसे अधिक मछली उत्पादन होती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। 2021-22 में किन 2 जिलों में निवल बुआई 80% से अधिक थी, तो भोजपुर और बक्सर में थी। 80% अधिक खेत में उनकी बुआई हुई थी। 2021-22 में बिहार का फसल सघनता जो था 1.45 रहा, मतलब कि फसल सघनता मतलब कितना खेती हुई, तो हर खेत में लगभग
1.5 बार खेती हो चुकी है। जो खेती हो रही थी जिस खेत में, उस खेत में लगभग 1.5 बार अनाज पैदा हुआ। 2 बार नहीं हुआ, 1.5 बार हुआ। एक सीजन में 2 बार अनाज पैदा हुआ है। कहने का मतलब ये, जैसे चावल बोआ जा रहा है तो एक साल में 1.5 बार चावल पैदा हुआ, 1.45 बार चावल पैदा हुआ। ध्यान दीजिएगा। गया गया पूर्णिया अररिया मिलकर बिहार की प्रति भूमि का 30.9% हिस्सा बनाते हैं। तो प्रति भूमि सबसे अधिक गया पूर्णिया और अररिया में है। ठीक है। अगला क्या है, कुल फल 52.39 लाख टन है। केला है 20 इतना है। आम का इतना है, लीची का, तो ये थोड़ा देख लीजिए एक बार, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अब जो आ रहा है इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि मसाला बिहार का महत्वपूर्ण फसल है। मखाना, जो देश के उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा बिहार से मखाना बनाता है। तो बिहार में मशरूम का उत्पादन 2022-23 में 29,000 मीट्रिक टन था। उनका उत्पादन इतना रहा। तो सब चीज़ें बता रहा है क्या क्या है। आगे देखते हैं कहीं उसके लायक मिले, एग्जाम लायक। दूध वाले में वृद्धि हुई है 6.49% की। तो गाय के दूध में उत्पादन में समस्तीपुर अग्रणी है। भैंस के दूध में उत्पादन मधुबनी आगे है। तो गाय में समस्तीपुर में ज़्यादा गाय का दूध होता है और मधुबनी में भैंस का दूध होता है। तो जो 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से 13 जिलों में जैविक पट्टी का विकास हो रहा है। जैविक जिले जिसमें बक्सर है, भोजपुर, पटना, नालंदा, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार और खगड़िया है। ठीक है। 2022-23 में उर्वरक की खपत सर्वाधिक कहाँ हुई? तो पूर्णिया में सबसे अधिक उर्वरक की खपत हुई। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट था वो। ठीक है। अब उद्यम में देख लेते हैं, चौथा चैप्टर है तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। नई पर्यटन नीति जो लागू हुई है 2023 से 28 में, तो उसमें विस्तारवादी संरचना निर्माण पर्यटन विकास के लिए अद्वितीय चीज़ बनाने की सब बात कह रहे हैं। और 2022 में 254.17 लाख पर्यटन बिहार आए थे। ठीक है। जहानाबाद में बीबी कमला का मकबरा विकसित किया जा रहा है। चतुर्थ कृषि रोड मैप जो था उसमें गुड़ की 4.5 इकाइयों की स्थापना की जा रही है गुड़ प्रोत्साहन योजना के तहत। चलिए आगे देखते हैं। ये घबराइए नहीं कि इसमें कुछ छूट रहा है। जो पीछे जो MCQ दिए हुए हैं वो सब कवर कर लेंगे, पर टेंशन नहीं लेना है किसी चीज़ का। ठीक है। श्रम और रोजगार की बात कर रहा है ये, तो देख लेते हैं। संपूर्ण बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात 48.7% है। बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या जो है 73.7% है एवं बिहार की महिला श्रमिक जनसंख्या जो है 23% के आसपास है। देखिएगा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निर्भरता अनुपात जो है 67.1, काफ़ी ज़्यादा निर्भरता अनुपात है कि आदमी कितना निर्भर है। 15 से कम, 65 से ज़्यादा वाले लोग कितने निर्भर हैं। बहुत ज़्यादा लोग निर्भर हैं। बिहार में ग्रामीण बिहार की अपेक्षा शहरी बिहार में बेरोजगारी का अनुपात अधिक है। तो बिहार में जो ग्रामीण बिहार है उसकी अपेक्षा शहर में ज़्यादा बेरोजगारी है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। जो लेबर पार्टिसिपेशन जो रेट है, श्रम भक्ति सहभागिता दर जो है इनकी 50.9% है, जिसमें बिहार का पुरुष कार्यबल पुरुषों में 62.1% स्वरोजगार में लगा हुआ है। बिहार में कार्यरत महिलाओं में 70% स्वरोजगार में लगी हुई हैं। ठीक है। काफ़ी बुरी स्थिति है भाई। तो ठीक है। बिहार में विकसित कुछ परियोजनाएं हैं। बिहार में स्वीकृत परियोजनाएं कौन कौन सी? गंगा पर औंटा सिमरिया 6 लेन पुल बनाना, नरेनपुर में पूर्णिया से NH-131A गुजारना, कोटवा से मेसी मुजफ्फरपुर NH-27 जाएगा, मुंगेर रेल सह सड़क योजना बनेगी, रजौली से बख्तियारपुर के लिए NH-20 बनेगा। तो ये सब बात है। देखते हैं प्रति व्यक्ति इसमें पूछता है प्रति व्यक्ति रोड कितना है।
बिहार में तो कहीं दिया है कि नहीं। हाँ ये पूछता है, ये जिला ये पूछता है, इसको देखिए। तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 5,969 किलोमीटर की। ठीक है, 2000 मार्च 2023 तक के आंकड़े हैं इसमें। ठीक है, सर्वाधिक अधिक एनएच लंबाई ये पूछता है किस जिले में है, तो पटना में है, याद रखिए। दूसरा है मधुबनी में, तीसरा है मुजफ्फरनगर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही समझ लिए है पूरा, ये इंपॉर्टेंट है ये। NH1 की लंबाई सबसे अधिक पटना में है, फिर मधुबनी में है, फिर उसके बाद में मुजफ्फरपुर में है, याद रखिएगा। कुल राजमार्ग की लंबाई जो है 3,638 किलोमीटर की है। सब उच्च स्टेट हाईवे लंबाई वाला तीन जो जिला गया में सबसे अधिक है, दरभंगा में उसके बाद है, उसके बाद रोहतास में है। ठीक है, सड़क घनत्व के मामले में बिहार 3,167 किलोमीटर प्रति 1,000। हाँ ये पूछता है कि 3,167 किलोमीटर प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। नोट, पहला स्थान पर केरल है सड़क घनत्व के मामले में, दूसरा पश्चिम बंगाल सड़क घनत्व के मामले में, तीसरा पे बिहार है। ठीक है याद रखिएगा। तो सितंबर 2023 तक प्रमुख जिला सड़क नेटवर्क 16,181 किलोमीटर तक पहुंचा है। शीर्ष 3 जिले जो हैं, पटना में इतना है, गया में है, फिर दरभंगा में है। तो पटना सबसे आगे है, अब उसके बाद गया है, फिर दरभंगा है, अगला है। तो ये सब बात है, वो तो थोड़ा ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है तो ई गवर्नेंस में भी डिजिटलाइज करेंगे, डिजिटल पुरस्कार देंगे, ये सब चीज़ें करेंगे वो। ठीक है, ऊर्जा सेक्टर थोड़ा देख लेते हैं इसमें। तो 2021-22 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत ही पूछता है, 329 थी, 329 किलोवाट थी, याद है, इम्पॉर्टेंट है। 2021-22 में 329 किलोवाट थी पर व्यक्ति बिजली खपत बिहार की। 2022-23 के आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए हैं अभी, इसलिए से 2021-22 का देख रहे हैं। 329 किलोवाट थी। कृषि क्षेत्र में 0.70 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी दर पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। ठीक है, अनुमानित अधिकांश मांग जो है, ये सब ज़्यादा मामला सही नहीं है। ठीक है, ऊर्जा खपत के मामले में शीर्ष 3 जिले जो हैं, पटना में सबसे अधिक है, ये इम्पॉर्टेंट है, फिर गया में है, फिर मुजफ्फरपुर में है, याद रखिएगा। सबसे निचले खपत वाले हैं तो शिवहर है, अरवल है और शेखपुरा है। सबसे ख़त्म राज्य है, सबसे गरीब राज्य है, गरीब जिले यही हैं, शेखपुरा है, शिवहर है, अरवल है और शेखपुरा है, याद रखिएगा। सबसे कम खपत वाले ज़िले हैं ये, सबसे अधिक पटना में, गया में, मुजफ्फरपुर में, याद रखिएगा इसको। शेखपुरा में 2021-22 से 2023 के बीच में ऊर्जा खपत में सबसे अधिक वृद्धि हुई, 19.7% की। क्यों वृद्धि हुई? सबसे कम खपत थी, तो थोड़ा लड़के बच्चे जागरूक हो रहे हैं, तो विद्युत खपत थोड़ा बढ़ रही है, मोबाइल और इसका यूज ज़्यादा बढ़ रहा है, तो और कृषि क्षेत्र में सुधार हो रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बढ़ रहा है। क्योंकि शेखपुरा उरा काफ़ी लो डेवलप एरिया है, बहुत ही बुरी कंडीशन है यहाँ पे, तो इसे बात समझ लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें देख रहे हैं केंद्रीय उत्पादन में हिस्सेदारी कितनी है इनकी, तो दिखाया है। तो राज्य के स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, 54 मेगावाट करते हैं। राज्य के नवीकरणीय स्रोत जैसे सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है 242 मेगावाट की। ताप विद्युत है इनके यहाँ 6,260 मेगावाट की। जल विद्युत है 771 मेगावाट की। स्वतंत्र विद्युत उत्पादन परियोजनाएं हैं 488 मेगावाट की। सौर ऊर्जा 910 मेगावाट, पवन ऊर्जा 699। टोटल इनके पास है 9,424 मेगावाट की। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार इसको। तो बिहार 2025-26 तक अक्षय ऊर्जा स्रोत का 35% बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। ऐसा इसने किया है कि 35% जो अक्षय ऊर्जा से हम बिजली प्राप्त करेंगे 2025 से 26 तक, तो लक्ष्य है बिहार सरकार का, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। तो घरेलू उपभोक्ताओं के इतना लाख तक पहुंच हो गई है, 167.74 लाख लोग जो हैं घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की पहुंचा दी है इन्होंने। आगामी सौर संयंत्र जो हैं, सौर जो ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगेंगे, पीरपैंती में
पीरपैंती एवं कजरा में लगेंगे 250 मेगावाट के। जमुई और बांका में 200 मेगावाट के, और बांका में अकेले 50 मेगावाट का लगेगा। और चौसा में, बक्सर में दो ग्रीन फील्ड थर्मल पावर प्लांट निर्माणाधीन है। ठीक है। बांका में 4000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस परियोजना में बिहार में लगभग 200 मेगावाट बिजली मिलेगी, 2000 मेगावाट बिजली मिलेगी इस परियोजना से। ठीक है। तो परियोजना और जिला कौन कौन से, क्षमता कितनी है बता रहा है। तो बलिदाद अरवल में है 0.7 मेगावाट की। देहरा जो है औरंगाबाद में है 1 मेगावाट की। और सिपाहा जो है औरंगाबाद में है 1 मेगावाट। तेजपुरा में है औरंगाबाद में 2.5। अमेठी है रोहतास में 0.5। नटवार है रोहतास में। तो सब दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो देख लीजिए। एक राष्ट्र एक टैरिफ जो योजना, बिहार सरकार लगातार एक राज्य एक टैरिफ की वकालत करती आ रही है। नीचे मछली ऊपर बिजली कार्यक्रम के तहत सुपौल में राजा पोखर में 552 किलोवाट का, और दरभंगा के नाका नंबर 1 पर 1600 किलोवाट का क्षमता का सोलर फ्लोटिंग प्लांट लगा है। ठीक है। तो ये सब बातें चल रही हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें देख लीजिए ग्रामीण विकास में क्या हो रहा है। 2022-23 में ग्रामीण व्यय पर हिस्सा बिहार के कुल बजट का 6.5 है। तो बिहार में ग्रामीण व्यय पे 6.5 है इनके पूरे बजट का। ठीक है। बिहार में सितंबर 2023 से लगभग 10.47 लाख स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं। तो इसी को गुणगान गा रहे हैं बहुत देर से। जीविका मिशन के अंतर्गत इन्होंने 10.47 लाख स्वयं सहायता समूह इन्होंने बना लिए हैं। ठीक है। बिहार सरकार ने सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 2026-27 तक इस योजना को बढ़ा दिया है इसने। 2022-23 में मनरेगा के तहत कुल रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी 56.4%। मनरेगा के तहत रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी 56.4% हो गई है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। और मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत 5,77,067 जो वार्ड में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 96 लाख परिवारों को कनेक्शन मिल गया है। ठीक है। स्ट्रीट लाइट योजना के तहत सबसे अधिक इन्होंने लाइट लगवाई है। सबसे 3 जिले, बेगूसराय में सबसे अधिक लगा है, अरवल में लगा है, बांका में लगा है। ठीक है। ये सब बता रहे हैं ये। तो बाल हितैषी ग्राम पुरस्कार 2022 सुंदरी ग्राम पंचायत को मिला, हरनौना ब्लॉक को। ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत अंधारवाड़ा ग्राम पंचायत वैशाली में हाजीपुर ब्लॉक को मिला है। ठीक है। नगर विकास में क्या क्या हो रहा है। सर्वाधिक तो शहर के 2 मुख्य घटक नगर विकास और आवास। 2022-23 में नगर विकास और आवास के लिए इन्होंने 15,920 करोड़ रुपए का आवंटित किया था। 2022-23 में बिहार में कुल शहरीकरण 16.2% है। 2022-23 में कुल शहरीकरण 16.2% है बिहार में, ये याद रखिएगा। बिहार में शहरीकरण 16.2 है। सर्वाधिक शहरीकृत जिला जो है पटना है, मुंगेर है, नालंदा है, रोहतास है, इसको याद कर लीजिएगा। सबसे कम शहरीकृत जो जिला है मधुबनी है, 3.6 है। बांका है, सीतामढ़ी है, शिवहर है। तो यही सबसे ख़त्म ज़िले हैं। पटना के बाद मुंगेर में है, फिर नालंदा है, फिर रोहतास है। 2022 में बेगूसराय में शहरीकरण की दर सबसे अधिक थी, 19.3 रही। मुख्यमंत्री शहर नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत 14 से 50% में अभी तक परिवारों को लाभ मिल चुका है। तो चलिए, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा एक क्वेश्चन है इसमें छुपा हुआ, पूछ सकता है इसको, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। चलिए हटाइए इसको। बैंकिंग क्षेत्र में निजी बैंक का ऋण जमा अनुपात जो है 100 से अधिक है। अब 100 से अधिक कैसे जमा अनुपात हो गया भाई। बिहार बैंक 100 से अधिक है, याद रखिएगा। निजी बैंक का ऋण जमा अनुपात है 100% से अधिक है। बिहार में बैंक ऋण जमा अनुपात जो है 31 मार्च 2023 तक 55.6 हो चुका है।
ठीक है, जितना ऋण है और जमा का अनुपात जो है निकालने पे 100 आ रहा है। मतलब जितना ऋण है उतना जमा है इसमें, या ऋण कम है जमा, ऋण ज़्यादा है जमा कम है, तभी 100 से अधिक आएगा। ठीक है। CD अनुपात में 3 जिले। CD अनुपात यही है कि ऋण जमा अनुपात 3 जिले सबसे अधिक पूर्णिया है, फिर अररिया है, फिर शिवहर है। तो CR में पूर्णिया है 90% के आसपास, अररिया है 81% और शिवहर है 77%। न्यूनतम जो है मुंगेर में 31%, मुंगेर लिखा है 31.8%। ठीक है। तो बैंकिंग में भी कुछ मामला चल रहा है इनका। और 2022-23 में वर्तमान NPA का 9.3% है। 9 वर्तमान में NPA है जो बिहार का वो 9.3% है। कृषि में NPA जो 21% है और MSME में 9.9% है। तो पूछेगा कि सबसे अधिक NPA किस क्षेत्र में, तो कृषि में NPA है ज़्यादा बिहार में। ठीक है। ठीक है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़े सक्रिय ऋणों में लगभग 6 गुना की वृद्धि हुई है। KCC की शुरुआत में, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत में वर्ष 1998 से 99 में हुई थी। ये KCC की शुरुआत हुई थी 1998 से 99 में बिहार में बैंक शाखाओं की कुल संख्या है 32 मार्च 2023 के हिसाब से 7,883। ठीक है। उसमें क्या है, अर्ध शहरी हैं 31%, शहरी 21%, ग्रामीण 48% है। तो पेनिट्रेशन गांव में है ज़्यादा बैंकों का जितना यहाँ पे है। बिहार में इंटरनेट बैंकिंग यूजर जो हैं 118.9 लाख करोड़ हैं, 9 लाख लोग हैं, 118.9 लाख लोग हैं। ठीक है। और ठीक है, ये सब बात हो गई। अब मानव विकास में क्या क्या है, तो बिहार में 2005-6 में 6 से 2022-23 के बीच में सामाजिक सेवाओं पर व्यय है 41% बढ़ चुका है, 41.3% हुआ है। ठीक है। बिहार में जन्मकालीन जीवन प्रत्याशा जो है 69.5 वर्ष है, 69 साल। महिला जीवन प्रत्याशा बिहार में 69.2 है, जबकि भारत में 71.4 है। पुरुष प्रत्याशा जो है 79.7 है, जबकि भारत में 68.6 है। तो पुरुष जीवन प्रत्याशा बिहार में ज़्यादा है भारत की अपेक्षा। ठीक है। औसत जीवन प्रत्याशा 6.5 है, 69.5 है, जबकि भारत का 70 है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जीवन प्रत्याशा भी पूछता है। प्रति 10,000 जनसंख्या पर अधिकतम स्वास्थ्य संस्था जमुई में है, फिर शिवहर में, सिर्फ किशनगंज में। तो किशनगंज जो 10 लाख जनसंख्या पर अधिकतम स्वास्थ्य संस्थान जो जमुई में है, ये इंपॉर्टेंट है। जमुई, फिर शिवहर, फिर किशनगंज है, समझ लीजिए। जबकि सबसे कम जो है सीतामढ़ी में है, फिर से पटना में है, फिर अररिया में है। याद रखिए, सबसे कम जो जनसंख्या पर स्वास्थ्य संस्थान जो है सीतामढ़ी में सबसे कम है, फिर पटना में, फिर अररिया में। 2030 तक अपेक्षित शिशु मृत्यु दर 1,000 पर 25 होने की होगी, ये उन्होंने टारगेट रखा है। 2030 तक जो शिशु मृत्यु दर है 25 करना है 1,000 पे। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर ड्रॉप आउट 0 है, ये एक बच्चा हासिल किया, प्राथमिक शिक्षा पर ड्रॉप आउट 0 कर लिया है बिहार ने। ठीक है। अगला क्या है, NEP के तहत छात्र शिक्षक अनुपात जो है 30 छात्र पर 1 शिक्षक है, लेकिन बिहार में सरकार में 25 पे 1 है। तो इसका भी टारगेट अच्छे से सॉल्व किया है उन्होंने, क्योंकि टीचर की बहाली बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। इस वजह से क्या हुआ है कि 30 पे 1 शिक्षक हैं, लेकिन बिहार में 25 पे 1 शिक्षक हैं। राज्य के कुल बजट का वर्ष 2021-22 में महिलाओं पर व्यय का हिस्सा जो है 17.4% है। 17.4% महिलाओं पे राज्य के बजट का कुल खर्च होता है, और GSDP का 5.2% खर्च होता है। तो ये बात याद रखिएगा, जब क्वेश्चन लगाएंगे तब पता चलेगा जो अभी बोल रहा हूँ जिसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो याद रखिएगा, इस तरह के हैं। तो बिहार में जो शिक्षक का अनुपात सही है, सरकार का लक्ष्य जो है, लेकिन अभी 30 समझिए, इस बात को थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ये जो है NEP, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसके तहत छात्र शिक्षक अनुपात 30.1 होना चाहिए,
लेकिन बिहार में सरकार का लक्ष्य है कि 25 पे हम एक करेंगे, 25 लड़कों पे एक टीचर आएगा। हम बल्कि नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें 30 पे एक करना है। तो बिहार का टारगेट तगड़ा है। अब बाल विकास में क्या है इनका, तो 2021 में बिहार की कुल आबादी के बच्चों में 0 से 18 वर्ष की आबादी का 42% हिस्सा है। तो 42% 0 से 18 वर्ष के बीच में है भाई बिहार में लोग, बताइए। बाकी 68% में पूरी जनता है। पूरे देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का 12% अकेले हिस्सा है। बस ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 5 के तहत वर्ग में बांटा गया है। सबसे खराब जिले, सब सर्वश्रेष्ठ जिले। तो उम्र के हिसाब से ऊंचाई सबसे बढ़िया जिला है, सबसे खराब जिले हैं सीतामढ़ी और शेखपुरा में, और सर्वश्रेष्ठ जिला गोपालगंज और शिवहर में। वेस्टिंग जो है ऊंचाई के साथ में, तो वेस्टिंग में अरवल सबसे खराब है, जहानाबाद मतलब ऊंचाई के हिसाब से वजन जो है कम है अरवल में, जहानाबाद में। पश्चिम चंपारण में सही है और सीतामढ़ी में सबसे बेस्ट है। कम वजन सबसे कम अरवल में है, फिर जहानाबाद में कुपोषण है, गोपालगंज में सही है, पश्चिम चंपारण में ठीक है। एनीमिया है 6 से 59 महीने में। जमुई में ज़्यादा एनीमिया है, नालंदा में कम, नालंदा में भी ज़्यादा है। उसके बाद सबसे बढ़िया सर्वश्रेष्ठ जिला है एनीमिया मुक्त में गोपालगंज है और पूर्वी चंपारण है। ये सब बात चल रहा है, ठीक है। अब पर्यावरण जलवायु में क्या हो रहा है तो अधिकतम वर्षा वाला हमने देख लिया शुरुआत में ही। जैसे किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा हुई है, न्यूनतम वर्षा जो है जहानाबाद में हुई है, उसके बाद अररिया में, फिर पूर्णिया में। तो ये 3 मोस्ट बारिश वाले जो ज़िले हैं किशनगंज, अररिया, पूर्णिया। सबसे कम हुई है जहानाबाद, बक्सर, अरवल। तो याद रखिएगा इसको। तो बिहार सरकार ने पौधे का गुणगान बहुत गा रही है। 2023 में लगभग 288,031 लाख पौधे लगाए हैं बिहार सरकार ने। 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत वर्ष 2022-23 में 288,31 लाख करोड़ पौधे लगाए गए हैं। बिहार में जो औसत वर्षा होती है 849.1 मिलीमीटर की वर्षा होती है, ठीक है। बिहार में आर्द्र उपोष्ण जलवायु है, ये याद रखिएगा, पूछता है बिहार किस जलवायु क्षेत्र में आता है, तो आर्द्र उपोष्ण जलवायु में आता है। बिहार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 रखा गया है, ठीक है। बिहार ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 रखा है, जिसके लिए बिहार सरकार UNEP के साथ साझेदारी कर रहा है कि कैसे इसको कम करेंगे 2070 तक। वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है 9,722 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे क्षेत्र का 10.3% है, याद रखिएगा। 2023 में बढ़ के हो गया है, इस पहले कितना था 7.94 था, ठीक है। अब जो हो गया 10.3% हो गया। वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जो है 10.3% है बिहार के पूरे पूरे क्षेत्र का। लखनई सीतामढ़ी नदी का पुनरुद्धार किया जा रहा है, जिसमें बागमती की सहायक नदी है। लखनदेई सीतामढ़ी नदी का पुनरुद्धार किया जा रहा है, जो बागमती की सहायक नदी है, ठीक है। अगला क्या है, गुणतक, ठीक है। तो ये पूरा हमने देख लिया बिहार का बजट। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको अभी हम देखेंगे, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम बता दिए हैं उसी में से फंसेगा आपका, तो इसको ध्यान से कर लीजिए। तो बिहार का बजट हो गया है इसमें, और बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, ये दोनों कवर हो गया इसमें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम और टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।